नमस्कार दोस्तों। आजकल दो चीज़ें अत्यधिक चर्चा में हैं और उन दोनों ही चीज़ों से जुड़े हुए व्यक्ति से हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो मराठी भाषा को लेकर के जिस तरह से मुझे तो विशुद्ध गुंडई ही लगती है। भाषा के नाम पे जो किया जा रहा है उससे जितनी क्षति हो रही है मराठी भाषा को, मराठी संस्कृति को, महाराष्ट्र को, एक तो वो हो जाता है और दूसरा है एलोपैथ वर्सेज आयुर्वेद का एक लगातार चलता रहता है। आयुर्वेद को स्यूडो साइंस कह देना, परंपरागत जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स हैं उनको अपमान के भाव से देखना। परंतु लगातार हमारे प्रधानमंत्री का भी और स्वास्थ्य मंत्रालय का भी आयुष के माध्यम से बहुत अधिक बल रहा है कि इन चिकित्सा पद्धतियों को भी भारतीय जनमानस तक भी पहुंचाया जाए और साथ ही वैश्विक परिदृश्य में भी इसकी स्वीकार्यता हो और भारत एक, चाहे मेडिकल टूरिज्म आप उसको कह लीजिए या फिर वेलनेस के लिए भारत में जो लोग आते हैं उस पे। तो आज हम जिनके साथ चर्चा कर रहे हैं प्रताप राव जी के साथ, 3 बार के ये विधायक रहे, 4 बार लगातार सांसद रहे और छात्र राजनीति से भी इनका बहुत बड़ा नाता रहा है। साथ ही कोऑपरेटिव्स के क्षेत्र में इनका बहुत अधिक वृहद योगदान रहा है। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जो प्रश्न है वो लेटेस्ट ही आज ही सुबह एक घटना और घटी है। पालघर में एक ऑटो ड्राइवर था, उसको वही भाषा को लेकर के मारा पीटा गया। ये चीज़ें तमिलनाडु में हुआ करती थी, कर्नाटक में हुआ करती थी और उसके बाद ये महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। इसको लेकर के एक महाराष्ट्र के सामान्य नागरिक के नाते और एक जनप्रतिनिधि के नाते आपको कितना अच्छा या बुरा लगता है? ये देखिए, सभी जो भाषा है वो अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और जब भी 1960 को भाषावार प्रांत बने थे तो उस टाइम में मराठी भाषिक लोग जो पहले महाराष्ट्र में भी नहीं थे, जैसा कि हमारा विदर्भ एमपी से जुड़ा हुआ था, तो फिर 1960 को महाराष्ट्र में भाषा की तरह से जोड़ दिया गया। आज भी जो कर्नाटक का एरिया है जहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है, वो लोगों की मांग है, महाराष्ट्र की मांग है कि वो भी एरिया महाराष्ट्र को जोड़ा जाए। तो ये भाषावार प्रांत रचना उस टाइम की थी, तो साजिक है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना चाहिए। लेकिन मुंबई ऐसा शहर है कि कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वो मुंबई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी तो है, लेकिन पूरे देश की वो आर्थिक राजधानी भी है। तो बहुत सारे लोग, बाहर के प्रांत के भी लोग रोजगार के माध्यम से, पेट भरने के माध्यम से, कोई बिजनेस के माध्यम से मुंबई में आता है और उसमें बहुत सारे पर प्रांतीय मैं भी 40 साल से देख रहा हूँ, चाहे यूपी हो, बिहार हो या बाकी राजस्थान, गुजरात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो महाराष्ट्र में आने के बाद में कुछ दिन रहने के बाद में मराठी भाषा सीख जाते हैं और वो मराठी लोगों से भी मराठी में बातचीत वो लोग करते हैं। लेकिन जो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में भाषा को लेकर, मुझे लगता है ये विवाद तो पहले भी कभी कभी उछल के आता था, लेकिन अभी महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव है और ये बीएमसी के चुनाव में जो मराठी भाषिक लोग थे वो उद्धव ठाकरे से खिसक गए थे। वो पूरे हमारे एकनाथराव शिंदे जी के गुट से जुड़े हुए थे। फिर से वो मराठी लोग अपने तरफ जुड़वाने के लिए एक भावनिक विषय को लेकर उद्धव ठाकरे के गुट ने उसको ज़्यादा ही हवा उसको वहाँ पर दे दी और ये जो ऐसे गड़ रहे मारपीट के, तो निश्चित इसका समर्थन कोई नहीं करेगा। लेकिन महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो भी लोग आते हैं उन्होंने मराठी सीखना भी चाहिए, मराठी बोलना भी चाहिए और सभी भाषा का आदर सभी लोगों ने करना चाहिए। जी, आप लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में रहे, थोड़ा सा मैं आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है और 40 वर्ष का आपका राजनीतिक अनुभव ऐसे रहा है, उससे पूर्व का भी अनुभव रहा है, थोड़ा सा दर्शकों के लिए बताइए। ये देखिए, मेरे घर में या मेरे फैमिली में कोई बड़ी राजनीतिक लोग नहीं थे। सब हम किसान परिवार से मैं आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सभी लोग, हमारे लोग किसानी करते थे, खेती करते थे और मैं उसी परिवार से आता था। लेकिन जब मैं कॉलेज में था, चिखली के कॉलेज में, छत्रपति शिवाजी महाराज कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो उस टाइम से मैं थोड़ा राजनीति से जुड़ गया। हमारे कॉलेज में चुनाव होते थे, चेयरमैन के चुनाव होते थे, यूआर के होते थे, सीआर के क्लास रिप्रेजेंटेटिव के होते थे
और उसमें भी हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसमें हमने जीत भी पाई थी और थोड़ा राजनीति से मुझे लगा हुआ था। लेकिन जब कॉलेज छोड़ने के बाद में 1980 में मैंने एक किसानों से जुड़ा हुआ बिजनेस मैंने शुरू किया था, जो कि मंडी में किसानों का जो फसल आती है, अनाज आती है, उसको खरीदारों को बेचने का काम वहाँ होता है। अड़तिया की दुकान उसको हमारे महाराष्ट्र में बोलते। तो मैंने बिजनेस चालू किया तो बहुत सारे किसानों से मेरा संपर्क आता था और जब भी मैं मंडी में देखता था तो कुछ व्यापारी लोग किसानों को फंसाते थे, कभी भाव गिरा देते थे, कभी चढ़ा देते थे। और इस टाइम में किसान लोग भी बहुत ये करते थे, वो संगठित नहीं थे। तो उस टाइम में मैं भी किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों की व्यापारी होने के बावजूद भी मैं किसानों की बाजू लेकर वहाँ पर हरदम उनको साथ देता था, उनके लिए झगड़ता था, लड़ता था। और उसके बाद में फिर शेतकरी संगठना थी शरद जोशी की, जो किसानों के लिए करती थी, तो उनके भी सब ये सुन के हमें भी बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कुछ दिन शेतकरी संगठना में काम किया। एक अन्ना साहेब पाटिल का मराठा संगठन था, वो नॉन पॉलिटिकल थे। शेतकरी संगठना भी नॉन पॉलिटिकल थी उस टाइम में, तो कोई भी लोग उससे जुड़ते थे। तो मराठा संगठन से भी मैं जुड़ा था। तो ऐसा मैं थोड़ा लोगों के संपर्क में ज़्यादा आता रहा। लेकिन जब मैंने 1986 के आखिरी में या 1987 में हमने कुछ बाला साहब के भाषण सुने, वो कि उनकी मार्मिक नाम की एक पत्रिका उस टाइम में आती थी, तो हम शहरों में जहाँ कहाँ जाते थे तो वहाँ से उसको खरीद के लाते थे और पढ़ते थे। तो बाला साहब के विचार हमको बहुत ही अच्छे लगते थे। उनका जो हिंदुत्ववादी विचार था, मराठी लोगों के, महाराष्ट्रियन लोगों के लिए जो उनका संगठन या उन्होंने खड़ा किया था, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ा और हमने शिवसेना का काम शुरू किया। जबकि शिवसेना भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। शिवसेना एक मराठी और हिंदुत्व का संगठन था 86-87 से लेकर। और हम संगठन करते गए, गांव-गांव में हमने जाते थे, हम सब युवा पीढ़ियों को जमा करके उनमें संगठन तैयार करते थे, शाखाएं खड़ी करते थे। और फिर हमारा जो बाला साहब का जो था क्या, अन्याय के अपोज में लड़ना। तो जहाँ जहाँ पर भी अन्याय होता तो हम खुद जाके लड़ते थे। तो बहुत सारे पुलिस केस भी उस टाइम में हमारे ऊपर हुए और लोगों को भी हमारा वो जो काम था, बाला साहब के विचारों से जो चलते थे, तो लोगों को भी बहुत भाता था, तो लोग भी हमारे साथ में बहुत जुड़ते। ऐसा करते करते 1990 में शिवसेना एक पार्टी बन गई, जो बाला साहब ने बनाई। उसको शिवसेना पार्टी का नाम भी शिवसेना, हमारा संगठन का नाम था, वही पार्टी को दे दिया गया। और तीर कमान, धनुष्यबाण निशानी भी हमको मिली। और उस टाइम में मेरी उम्र 90 में जो मेरी उम्र थी, तो लगभग 27-28 साल की होगी। तो उस साल में बाला साहब ने मुझे विधानसभा के चुनाव का भी उम्मीदवारी दे दी। ना तो मैंने इसके पहले कोई ज़्यादा चुनाव लड़े थे, ना चुनाव का कोई मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और वो चुनाव में घर के लोग भी अपोज में थे, क्योंकि उस टाइम में जो भी बुजुर्ग लोग ये थे, तो हमारे इधर सिर्फ महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ही चलती थी। और कांग्रेस में भी 2 कांग्रेस थी, एक शरद पवार वाली समाजवादी कांग्रेस थी और एक इंदिरा कांग्रेस करके थी, आय कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस आय, ये दोनों में लोग थे, लेकिन थी दोनों ही कांग्रेस। बाकी कोई बीजेपी भी नहीं थी या दूसरे कोई रीजनल पार्टियां भी नहीं थी। तो घर के लोग तो उस टाइम में समाजवादी कांग्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। घर के बोले तो उनके जो नेता लोग थे, वो लोगों के साथ में उनका थोड़ा लगाव था, तो वो घर के लोग थोड़े कांग्रेस माइंडेड थे। तो फिर उन्होंने भी मुझे अपोज किया कि भाई आप किसान लोग हैं, चुनाव लड़ना ये हमारा कोई धंधा नहीं, इतने पैसे हम नहीं लगा सकते। तो मैंने सीधा बोल दिया कि भाई हमने संगठन किया, संगठन का आग्रह है और ऊपर से बाला साहब ने मुझे उम्मीदवारी दी है, तो मैं लड़ूंगा। तो घर के लोगों ने बोला ठीक लड़ो, लेकिन पैसे की से तो कुछ नहीं थे। वैसे ही हम लड़े, बच्चे बच्चे जाते थे, घर के रोटियां बन के जाते थे। उस टाइम में कोई व्हीकल भी नहीं थे, ट्रैक्टर से घूमते थे, कुछ मोटरसाइकिल से घूमते थे, बाइसिकल से घूमते थे। और वो चुनाव मैं हार गया, लेकिन थोड़ी मतों से। डायरेक्ट फाइट हो गई, एक 6-7 हज़ार से मैं चुनाव हार गया, लेकिन वोट काफ़ी अच्छे मिले। और हमें भी आत्मविश्वास आ गया कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो जीत सकते तो आगे जीत सकते। और दूसरे दिन से हमने फिर से काम शुरू किया, क्योंकि जीतने के लिए हम खड़े ही नहीं थे। ये तो पार्टी ने उम्मीदवारी दी, सभी संगठनों ने हमको आग्रह किया, बच्चों ने, और सब यंग लड़के ही थे हमारे साथ में, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं था। तो भी अच्छे खासे वोट वहाँ पर ली। फिर काम किए, तो फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के चुनाव बीच में आए,
फिर हमने सोचा फिर एक ही चुनाव क्यों लड़ना है, सभी चुनाव लड़ते जाएंगे। हमको तो कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। वो जो सेल परचेज कमेटी होती है ब्लॉक लेवल की, तालुका लेवल की, उसमें हमने कैंडिडेट खड़े किए। 11 सीटों की 11 सीट वहाँ चुन के जाते थे। हमने बच्चों में देखा, और उसमें शेयर होल्डर लोग ही खड़े रह सकते थे। जब शेयर लिस्ट दिखे तो बच्चों के नाम ही नहीं थे, उनके पिताजी के नाम थे, माताजी के, तो पहले पुराने लोगों ने खरीदे होंगे वो संस्था के शेयर, तो वही लोग उनके वोटर थे। तो भी हमको कुछ वहाँ पर मिले बच्चे लोग। तो हमने 11 जगह के लिए 17-18 लोग बच्चों के फॉर्म वहाँ पर भर दिए चुनाव में। उसमें मेरा भी एक फॉर्म था, लेकिन मैंने तय किया था कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, हम अपनी शिवसेना की पार्टी लड़ाएंगे। कम से कम घर घर तक जाने को मिलेगा, लोगों में हमारी पहचान बढ़ जाएंगी। ये इतना ही उद्देश्य था, जीतने का कोई उद्देश्य नहीं। तो उस टाइम में भी उसमें भी कांग्रेस विरुद्ध कांग्रेस के 2 गुट ही लड़ते थे। हाई कांग्रेस का वहाँ सिटिंग विधायक था, उनका एक गुट, और वो एक एक्स एमएलए थे, उनका एक गुट कांग्रेस की। तो वो दोनों के तरफ से हमको बहुत सारे ऑफर आए कि भाई तुम्हारे 2-3 सीट हमको दे दो, हमारे में आके शामिल हो जाओ। तो हमने ये बोला, देखो हमने तुम्हारे में शामिल होने के लिए या जीतने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हमको शिवसेना का खुद का वजूद हमको यहाँ खड़ा करना है, शिवसेना का नाम हमको घर तक पहुँचाना है। हम हमारे नाम पे लड़ेंगे, हमको चुन के आने से कोई मतलब नहीं है, हम चुन के आने के लिए खड़े ही नहीं, हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए खड़े। और हमने जब देखा विड्रॉल के दिन, तो हमारे में से बहुत सारे दोनों पार्टी के लोगों ने हमारे बच्चों के फैमिली के ऊपर प्रेशर लाके वो 18 में से 12 फॉर्म हमारे पीछे ही बच्चों ने विड्रॉ कर ली। 6 ही बच गए, जगह थी 11 और 6 ही उम्मीदवार हम उसमें बच गए। मैंने बोला ठीक है चलो लड़ेंगे। तो वैसे उस टाइम में भी पिताजी का विरोध था कि भाई ये कांग्रेस अपने 2 गुट लड़ रहे, अपन एक गुट का समर्थन करते हैं, तुम बीच में वोट काटेंगे तो अपना गुट हार जाएगा। फिर वो विधायक हमारे अपोज वाला था कांग्रेस का, है कांग्रेस का, तो हम अपोज ही करते थे। तो उसके लोग चुन के आएंगे। मैंने बोला कोई चुन के आता इससे हमको मतलब नहीं, ये सभी हमारे यंग शिव सैनिकों का आग्रह है, हमको लड़ना है तो हम लड़ेंगे। तब उस टाइम में पिताजी ने मुझे घर के जो व्हीकल था जीप, वो भी नहीं दी थी। वो बोले हम तुमको वोट नहीं देंगे। मैंने बोला हमको आपके वोट भी नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए। हम वैसे ही खड़े रह गए, 6 लोग एक गाड़ी की हमने भाड़े से, उस टाइम में सिर्फ उसमें हम घूमते रहे, पूरे ब्लॉक में उसका वोटिंग था। 11 सीटों के लिए 6 लोग ही हम घूमते रहे, लेकिन इतना समर्थन हमको उस टाइम मिला, हम 6 के 6 चुन के आ गए। अच्छा, मेजॉरिटी हो गई और मैं चेयरमैन भी बन गया। बाला साहब ने खुद मेरा स्वागत किया जब हम मातोश्री पे मिलने को गए, और उस टाइम में माँ साहब भी थी, मीनाताई ठाकरे। तो खुद बाला साहब ने बोला अरे ये विदर्भ के शेर अपने चुन के, और हमारा पैनल का नाम भी शिवसेना पैनल था। और हमारे पैनल वो कोऑपरेटिव सेक्टर होने में भी हमको चुनाव की ज्यादा मालूम नहीं था। हमारा स्लोगन भी ऊपर लिखा हुआ था, गर्व से कहो हम हिंदू है, और शिवसेना पैनल, और फिर हमारे 6 लोगों के नाम नीचे वो जो बोर्ड लगवाए थे हमने छोटे छोटे। तो उन्होंने बोले विदर्भ के शेर चुन के आए, बोले उनका ऑक्शन करो। माँ साहब ने ऑक्शन किया, तो वो बहुत ये था कि माँ साहब के हाथ से ऑक्शन होना चुन के आने के बाद में। तो राजनीति में करते कि फिर मैं 95 का चुनाव भी जीत गया, 95 से लगातार चुनाव है। तो वो बाला साहब के विचार इतने हमारे दिल को भा गए थे, लोगों बातें थे और युवाओं को भी। और बाला साहब के विचारों को लेके हमने हिंदुत्व को लेके राजनीति शुरू की, और आज भी वही राजनीति, बाला साहब का नाम और हिंदुत्व की राजनीति आज तक हमारी शुरू है, वही हम कर रहे हैं। इसमें शिंदे जी कहाँ आते, क्योंकि लंबा अनुभव रहा बाला साहब ठाकरे का, संभव है कि उद्धव जी से भी आपकी बातचीत होती होगी, और विरासत एक तरह से उन्होंने उद्धव जी को सौंपी थी। फिर एमवीए में जैसे एक भटकाव होता है, पूरी शिवसेना का हम देखते हैं कि वो औरंगजेब, टीपू सुल्तान और अलग ही एक धारा ले लेती है, और जो भी समर्थक थे चाहे हिंदुत्व के, शिवसेना के या भाजपा के, उनको ये बहुत ही खटक रहा था कि ये वो शिवसेना नहीं है। फिर मुझे थोड़ा सा समझाइए कि शिंदे साहब की राजनीति कैसी थी, उनका इतना पकड़ जो है शिवसेना पे कैसे बनता है, और फिर पार्टी के 2 गुट होते हैं तो आपने शिंदे जी को क्यों चुना? देखो ये शिवसेना पार्टी के अभी गुट हो गए ऐसा नहीं है। ये देखो मैं तो आपको मैंने बताया कि 87 से मैं शिवसेना में हूँ, 90 का चुनाव लड़ा, 95 में मैं चुन के आ गया। तब तक उद्धव ठाकरे राजनीति में कहाँ नहीं थे, वो फोटोग्राफी करते थे।
वो जब आए राजनीति में तो 98-99 से थोड़ा उन्होंने राजनीति में ध्यान देना या बाला साहब के साथ में रहना शुरू कर दिया। और जब उद्धव साहब आगे बढ़ने तो उस टाइम तक राज ठाकरे शिवसेना का जो युवा संगठन था वो राज ठाकरे संभालते थे। उसको विद्यार्थी सेना उस टाइम कहा जाता था। लेकिन उद्धव जी की मुझे लगता है राजकीय अभिलाषा जरा ज़्यादा बढ़ गई होंगी। तो जब मुंबई बीएमसी के चुनाव थे तो उन्होंने राज ठाकरे को साइड लाइन कर दिया। राजनीति में तो बाला साहब के साथ में राज ठाकरे जी रहते थे, लेकिन उनके बहुत सारे जो युवा संगठन के लोग कारपोरेट में चुनाव लड़ते थे, जीत के आते थे, बहुत सारे लोगों के टिकट भी कटवा दिए। तो फिर राज साहब पहले उनको लगा कि अभी उद्धव जब आगे आ रहा है तो ये अपने को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसे हम, और राज साहब का भी स्वभाव आप सबको मालूम है कि थोड़ा स्वाभिमानी होने से उन्होंने अलग से रास्ता पकड़ लिया। उसके पहले भी नारायण राणे को भी उद्धव ठाकरे जी ने साइड लाइन कर दिया, क्योंकि नारायण ठाकरे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और पार्टी में अगर उद्धव ठाकरे जी को आगे बढ़ना है तो नारायण राणे रास्ते के एक बन सकते थे। तो धीरे धीरे नारायण राणे जी को भी साइड लाइन कर दिया। तो नारायण राणे जी पार्टी छोड़ के गए, गणेश नायक जी छोड़ के गए। और उसके बाद में जब उद्धव जी पक्ष प्रमुख बने और पक्ष पर उन्होंने जब कमान संभालना शुरू कर दी बाला साहब के बीमार होने के बाद में भी, तो राजकारण में एकनाथराव शिंदे साहब पूरा पार्टी का लगभग वही देखते थे नेक्स्ट तो सभी विधायकों से उनके संपर्क अच्छा रहता था। सभी हमारे जो जिला संगठन के लोग होते थे, जिला प्रमुख, उनसे वो संपर्क में रहते थे। और खासकर उनका जो स्वभाव है एकनाथ शिंदे जी का, बहुत ही सरल और सीधा स्वभाव, राजनीति वाला स्वभाव उसका तो मुझे कभी लगाने की कोई अलग से जिसको हम बोलते हैं कि राजनीति में किसको आगे पीछे करना, ये ऐसा नहीं था। सिंपल सी राजनीति थी, जो भी उनके तरफ आता उनको मदद करना। और वो एक आदमी का एक स्वभाव ऐसा था कि इतना हाथ उनका खुला था कि अगर कोई भी आए तो जितनी भी उनसे मदद हो सके वो सभी मदद करने के लिए तैयार रहते। चाहे हॉस्पिटल की मदद हो, कहीं आर्थिक मदद हो, कहीं पर भी कभी बाढ़ आती है या कोई डिजायर होता है तो वहाँ जगह पे सबसे पहले सभी अपने कार्यकर्ता को, टीम को लेके एकनाथ शिंदे साहब पहले से जाते रहे। थाना में भी उनकी अच्छी पकड़ थी। आनंद दिघे साहब के नेतृत्व में उन्होंने काम शुरू किया। आनंद दिघे साहब ने भी उनको बहुत सारा आशीर्वाद दिया, संगठन किया। और थाना में उनकी मजबूत पकड़ भी थी। आनंद दिघे जी के बाद में पूरी उनकी कमान थाना डिस्ट्रिक्ट और आजू बाजू की एकनाथ शिंदे साहब ने संभाल ली थी। और आनंद दिघे जी के मार्गदर्शन और उनकी जो उन्होंने लाइन दी थी तो लाइन से ही उनका काम अभी भी चालू है, उस टाइम करते। लेकिन जब शिवसेना में आने के बाद में, शिवसेना के आखिरी समय में, एकनाथ शिंदे साहब विधायकों में भी लोकप्रिय थे। उन्होंने उनको विरोधी पक्ष नेता भी बनाया गया था जब कुछ टाइम के लिए हमारा बीजेपी से संगठन टूट गया था। बाद में फिर हम जुट गए 2-4 महीने में, तो फिर उसमें उनको भी अच्छा पोर्टफोलियो देके नगर विकास मंत्रालय भी मिला था। तो उनको काम करने की राज्य में मिली, तो उन्होंने इतना मंत्रालय के माध्यम से काम है और विधायकों को एक साथ में लगा, उनको मदद करना, उनको मार्गदर्शन करना। तो इसके बाद में जब दूसरे चुनाव हुए 2019 के, हाँ। तो चुनाव तो हमने अलायंस में लड़े, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई कि कोई भी दो पार्टी मिलके भी जल्दी सरकार नहीं बन सकती थी। सिर्फ बन सकती तो बीजेपी के साथ में जाके ही सरकार बनती थी। लेकिन उनमें जब उद्धव जी ने कुछ बोल दिया कि भाई हमारी ये कमिटमेंट ही थी, उससे उन्होंने एकदम से शिवसेना की लाइन छोड़ दी और डायरेक्ट कांग्रेस और एनसीपी के साथ में अलायंस करके वो मुख्यमंत्री बन गए। तो उसी टाइम में हमारे जैसे जो बाला साहब के टाइम से शिवसेना से काम करते आने वाले जो शिव सैनिक थे, शिवसेना के पदाधिकारी, लोक प्रतिनिधि थे, तो निश्चित रूप से हमको तो ये कोई अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि पिछले 25 साल से हम जिसके साथ लड़ते हैं वो कांग्रेस की थी। कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ ही हम चुनाव लड़ते थे और जो लोग हम जीत के आते थे तो उनके ही खिलाफ आते थे। संघर्ष ही उन लोगों के साथ रहता था। और वो लोगों के हाथ में 15 साल सत्ता होने के बाद 1990 से लेके 2014 तक ये वो लोगों ने इतने हमको तकलीफ दी हुई, किस पर पुलिस केस डालना, किसी को अंदर डालना, गलत इसमें फंसा देना,
तो ये हमारी तो तैयारी नहीं थी, लेकिन उद्धव जी ने निर्णय ले लिया, अब पार्टी प्रमुख ने लिया तो बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। पर ठीक है कि दूसरा एक भी था हमारे दिल में कि चलो कम से कम अभी हमारा जो नेता था, पक्ष प्रमुख था, अब मुख्यमंत्री बन गया तो अभी हमको न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो जो पहले 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, तो वो 2.5 साल में मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये किसी को मिलते नहीं थे, ना विधायकों को मिलते थे, ना एमपी को, ना मंत्रियों को भी। सब मातोश्री में बैठ के उनका कारोबार चलता था। उनकी सुबह सवेरे 12 बजे से शुरू होती थी, उसके पहले जल्दी किसको मिलती भी नहीं थी। तो फिर लोग बोले कि यार हम एक तो पहला हमारा कदम गलत हो गया कि जो कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था हम उनके साथ गए। जो हमारी विचारधारा हिंदुत्व की थी वो भी हमने डाइल्यूट कर डाली, हम सेकुलर की तरफ बढ़ने लगे। तो आगे आने वाले चुनाव में हमारा भविष्य क्या होगा? सबको तो राजनीति में रहने वाले लोगों को भविष्य की चिंता तो होती है कि भाई ये 5 साल भी रहे, अगले 5 साल हम कैसे चुन के आए। तो ये लोगों में थोड़ा अस्वस्थता बिल्कुल सभी विधायकों में, एमपीओ में, जो भी शिवसेना के पदाधिकारी थे उन्होंने थी। और जो मुख्यमंत्री होने के बाद में एकनाथ शिंदे जी भी वो मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो था नगर विकास, तो उसमें भी फिर आदित्य ठाकरे इंटरफेयर करने लगे, उनको दबाने की कोशिश होने लगी। क्योंकि उद्धव जी की जो सोच थी कि भाई थोड़ा उनका तबीयत का भी थोड़ा बहुत कारण था कि आगे अगर मुझे आदित्य को आगे लाना है तो एकनाथ शिंदे साहब सीनियरिटी और उनका जो प्रभुत्व या पक्ष के ऊपर पकड़ है, तो ये आदित्य को आगे नहीं आने देंगे या लोग उनका ही नाम लेंगे। अगर आदित्य को आगे लाना है तो एकनाथ शिंदे को दबाना जरूरी है। तो फिर एकनाथ शिंदे जी को भी साइडलाइन करना शुरू हो गया। ये देखो, आदित्य को कोई अनुभव नहीं होने के बावजूद भी डायरेक्ट कैबिनेट मंत्री बना दिया। और वो भी आदित्य ठाकरे भी कभी किसी को नहीं मिलता था, ना कभी महाराष्ट्र का दौरा उन्होंने मंत्री के नाते कभी किया, और सभी घर में बैठ के सिर्फ मुंबई मुंबई मुंबई, उतना ही काम उनका कोविड का उसमें चालू था, बाकी कुछ नहीं। तो ये पूरे जो विधायक अस्वस्थ थे और सभी चाहते थे कि ये पार्टी में रहेंगे तो हमारा राजकीय वजूद खत्म हो जाएगा। तो उसी टाइम में जब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में राज्यसभा के चुनाव होने वाले थे और विधान परिषद के चुनाव, वो चुनाव में राज्यसभा में तो ये जो संजय राउत है, ये तो सब हमारे शिवसेना के वोटों के भरोसे भी आज जो राज्यसभा में बैठे हैं। तो उस टाइम में भी बहुत सारे विधायकों का कहना था कि संजय राउत को हम वोटिंग नहीं करेंगे, और वो सभी विधायकों ने एकनाथ शिंदे जी को भी कह दिया कि तो इसको तो हम गिराएंगे। तो एकनाथ शिंदे साहब ने सबको समझाया कि देखो भाई, हम पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सामने वाला कैसा भी हो, लेकिन हमारा नाम खराब हो जाएगा, हमारे ऊपर गद्दारी का सिक्का लग जाएगा। पार्टी का आदेश है तो वोटिंग अपने को करना है। तो बिल्कुल आँख को मुंद के बोलो या आँख पे पट्टी बांध के सभी विधायकों ने संजय राउत को वोटिंग किया। जो 40 लोग शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी के साथ में थे, उन्होंने सब नहीं किया। उसके बाद में 8 दिन में विधान परिषद के चुनाव थे। उस दिन तो ऐसा हो गया कि विधान परिषद के सभी विधायकों की बैठक वगैरह बैठी थी, और वो समझा रहे थे कि उसमें ग्रुप गिराना पड़ते हैं, कि वहाँ पर जो कोटा होता है कि भाई 22 लोगों पे एक विधायक चुन के जाएगा, 25 पे एक जाएगा, तो ये पहले 25 लोग किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, सेकंड किसको देंगे, ये समझाना पड़ता है। तो वो काम चल रहा था अंदर में, और वहाँ उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और 1-2 लोग बैठे थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को जरा आने में लेट हो गया, कुछ काम, वो रूम में जाने लगे तो उनको रोका गया। उद्धव जी के नज़दीक के लोग जो थे तो उन्होंने वहाँ पर उनको शामिल नहीं होने दिया। तो उनको थोड़ा बुरा लगा, तो भी वो चुनाव में इतना होने के बाद में भी उन्होंने सभी विधायकों को बोला कि जो पार्टी का आदेश है पार्टी लाइन से ही वोटिंग करो, अपना एक भी उम्मीदवार गिरना नहीं चाहिए। लेकिन गुस्सा तो शिंदे जी को आ चुका था कि भाई पार्टी का इतना बड़ा निर्णय हो रहा, मैं इतना बड़ा पार्टी का नेता हूँ और निर्णय प्रक्रिया में मुझे आने नहीं दे रहे इनके छोटे छोटे लोग, दरवाजे पे ये कर रहे। वोटिंग तो कर दिया, हमारे सभी विधायक भी चुन के आ गए। जैसे थाने में गए, इन्होंने सबको फोन कर दिया कि भाई मिलने को आ जाओ। सभी विधायक 40 के 40 जैसे थे वैसे मिलने को गए, और फिर उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय वहीं पर हो गया।
अलग पार्टी बनाने का, वहां से सब हो गया। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब देखो, एक किसान परिवार से आते, एक सामान्य किसान परिवार से, उनको लोगों के सुख दुख मालूम है। उन्होंने खुद खेती में काम करे हुआ है, खुद ऑटो रिक्शा उन्होंने ठाणे में आके चलाई हुई है कि घर को हम कोई आर्थिक मदद कर सके करके उन्होंने ठाणे में आके बिजनेस किया, और करते करते लोगों से, संगठन से आगे बढ़े हुए। और उनकी तुलना में अगर उद्धव ठाकरे जी को हम देखेंगे तो वो तो सोने का चम्मच लेके जन्म लिए हुए। ना उन्होंने कोई शिवसेना की शाखा खोली, ना कोई शिवसेना का आंदोलन किया, ना शिवसेना की एक भी पुलिस केस उनके ऊपर दर्ज होगी। वो तो बाला साहब के क्या बोलते वंशज या वारिस बोल के उनको शिवसेना पार्टी उन्होंने संभाल ली। लेकिन जो बाला साहब के विचार यही बोलते थे कि देखो, आदमी प्रॉपर्टी का वारिस हो सकता है, प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी का हो सकता है, पार्टी का प्रॉपर्टी का, विचारधारा का नहीं होता। नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने बाला साहब के विचार छोड़ दिए, हिंदुत्व के विचार। आज तुम देख रहे आप सभी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि उनके गठ को तो उद्धव ठाकरे मुस्लिम लीग गठ जैसा नाम देना चाहिए। सभी मुस्लिम धार्जिने कार्यक्रम चलते हैं, सभी मुस्लिम के गलतियों का समर्थन वो लोग करते रहते, कभी हिंदुओं की बाजू कभी लेते नहीं। और इसीलिए उनका सभी मराठी हो या हिंदू, जो भी वोट बैंक बाला साहब ने तैयार की थी वो सब उनका जो वारिस है। तो विचारों की विचारधारा जो थी बाला साहब की, वो एकनाथराव शिंदे जी आगे लेके जा रहे करके। महाराष्ट्र में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, शिवसेना से जाने के बाद में इतना समर्थन लोगों का अगर मुंबई से लेके गांव तक, गली तक कभी मिला ना था जो एकनाथराव शिंदे साहब को मिला। आपने संजय राउत जी की बात की, चाहे संजय राउत हो या राहुल गांधी हो, ये सब महाराष्ट्र चुनाव में जो विधानसभा में जिस तरह का रिजल्ट आता है, जो प्रचंड बहुमत की सरकार आती है, लेकिन लोकसभा में उस तरह से नहीं आया। और उस वक्त ट्रांजिशन फेज एक तरह से कहा जाए कि चल रहा था। अब इसको लेकर के उसको आधार बना के उन्होंने पिछले 6 महीने 8 महीने से जो अभी बिहार में भी राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे कि चुरा लिया, ये पहले ईवीएम हैकिंग पे आए, फिर 99% बैटरी पे आए, फिर ब्लूटूथ से कुछ कर देते हैं ईवीएम पे, तमाम तरह की बातें इन्होंने की। अब बोल रहे हैं कि मतदाता सूची में जो है इन्होंने डकैती डाल दी है भाजपा वालों ने। इसको आप मतलब इसमें कितनी सच्चाई है, कैसे देखते हैं इसे? अभी देखिए, हमारे इधर मराठी में भी कहावत है, हिंदी में भी बोलते हैं, जीतने वाले का एक बाप होता है और हारने वाले के हजारों होते हैं। अगर ये जहां जहां ये लोकसभा में इनको महाराष्ट्र में अच्छी जीत मिली, तब तो ईवीएम यही थे, चुनाव आयोग भी यही था, वोटर लीड भी लगभग यही थी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। जो भी प्रतिशत से 2, 4, 5 बढ़े होंगे उतने बढ़ गए होंगे, तब तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। विधानसभा में इतनी बुरी हार इनकी हो गई कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसका कारण भी था कि वो चुनाव हमारे एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा। जैसा कि तुमने कहा कि लोकसभा में थोड़े परिणाम हमारे खिलाफ गए थे, क्योंकि उस टाइम में किसानों के फसलों के दाम गिरे हुए थे। हमारे इधर सोयाबीन, कॉटन ज़्यादा होती है। मराठवाड़ा में वो मराठा आंदोलन चल रहा था, यही एनसीपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उसको पानी दिया था, मराठा आंदोलन। तो मराठा लोग उधर भी ये चल रहा था, पश्चिम महाराष्ट्र में वो हो गया। और ये बरोबर उन्होंने चुनाव के हिसाब से ये सब फंडे उन्होंने तैयार किए थे, नैरेटिव फैला दिए थे कि भाई मराठों के खिलाफ ये सरकार है, उनको आरक्षण नहीं दे रही, मराठों के खिलाफ नैरेटिव। इधर विदर्भ में भी देखो, तुम्हारे सोयाबीन, कॉटन को दाम नहीं मिल रहे, ये सरकार किसानों के खिलाफ है। तो ये नैरेटिव थोड़े सक्सेस उनके हो गए, उनको विदर्भ, मराठवाड़ा और थोड़ा बहुत पश्चिम महाराष्ट्र में उनको यश मिला। लेकिन ये विषय जहां पर नहीं थे वहां पर बीजेपी शिवसेना को अच्छी सीट मिली। कोकण में अच्छी सीट मिली, ठाणा में मिली, पालघर, मुंबई, क्योंकि उधर वो सोयाबीन कॉटन का इश्यू नहीं था, मराठा इश्यू नहीं था, तो उधर तो हमको अच्छे सीटें लोकसभा की मिली। लेकिन इधर वो सक्सेस हो गए। और लेकिन एकनाथराव शिंदे जी, फडणवीस साहब, अजीत दादा उस टाइम में हमारे सरकार में थे, तो उन्होंने बैठ के प्लानिंग किया कि अभी भी हमको विधानसभा जीतना है तो अपने को अच्छी लोगों के लिए अच्छी योजनाएं लाना पड़ेगी। तो लाड़की बहन योजना लाई, 1500 रुपये महीना। उसके बाद में किसानों के लिए 1 रुपये में फसल बीमा। उसके बाद में उनका किसानों को जो भी
मदद होती है, जो नैसर्गिक आपत्ति आती है तो उस टाइम में उनको अच्छी मदद करना। युवाओं के लिए भी उन्होंने प्रशिक्षण कार्य शुरू किए थे कि 6 महीने स्टाइपेंड मिलेगा, तुम कोई भी प्रशिक्षण ले लो, कहाँ भी जाके प्लेसमेंट मिलेगी, नौकर भर्ती के प्रोग्राम लगाए थे। तो अभी ऐसे सभी बुजुर्ग लोगों के लिए स्कीम लाई और ये इतनी लोकप्रिय हो गई कि कांग्रेस और इनको उद्धव ठाकरे गुट को पता ही नहीं चला कि जनमत 6 महीने में कितना चेंज हो गया। और ये सभी लोगों को लगा कि ये सरकार अपने लिए काम करती है। एकनाथराव शिंदे जैसा एक सीधा साधा किसान फैमिली से, बहुजन समाज से गए हुआ एक नेता सामने आ रहा है, तो लोगों ने खुल के मतदान किया और इतनी भारी जीत वहां पर हमारे महायुति को मिली कि जो पहले पिछले 40-50 साल में कभी किसी पार्टी को महाराष्ट्र में नहीं मिली थी। और एक थोड़ा सा मैं मतलब ये राजनीतिक प्रश्नों का अंतिम प्रश्न है, अपने बुल्ढाना क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का क्षेत्र रहा है और आपने वहाँ पे किस तरह के विकास कार्य किए हैं और क्या क्या समस्याएं हैं जिस पे आप भविष्य में काम करना चाहते हैं? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं 15 साल विधायक भी रहा जी, और अभी 4थी बार मैं लोकसभा में भी चुन गया है। तो ये दोनों पदों के कामों में बहुत सारा डिफरेंस है। क्यों, जो भी गांव तक पैसा जाता है या गांव तक विकास के काम होते हैं, वो काम करने वाली सभी एजेंसियां स्टेट की होती है। सेंट्रल की कोई एजेंसी नीचे काम नहीं करती। और सेंट्रल का काम जो होता है, स्टेट को फाइनेंशियल सपोर्ट करना, टेक्निकल सपोर्ट करना। जो स्टेट से पैसा जाता है हमारे हर विभाग के लिए, तो हम सेंट्रल से जो भी पैसा खींच के लाते हैं या लेते हैं वो स्टेट में जाता है और स्टेट के माध्यम से फिर वो नीचे गांव तक जाता है। और काम करने वाले तो लोगों को ऐसा लगता है कि सभी गांव के काम हो रहे हैं तो विधायक के माध्यम से हो रहे हैं, एमपी के माध्यम से क्या हो रहे हैं। देखो, छोटे छोटे काम करना एमपी का काम नहीं। तो भी मैंने पिछले 15 साल में मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले सिर्फ एक नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे नंबर 6 मुंबई कलकत्ता। वो थोड़ी एरिया से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जाता था, लेकिन पिछले 15 साल में गडकरी जी ने भी मुझे बहुत सारी मदद की। रेल, हमारे रोड मंत्री थे वो। तो अभी ये 15 साल में 15 नए नेशनल हाईवे रेडी हो गए, सभी कंक्रीट से बन के तैयार हो गए 15, और वो पहला था 16। उसके बाद में एक समृद्धि महामार्ग जो नागपुर से मुंबई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में से लगभग 87 किलोमीटर जाता है। तो उसके लिए भी ये कांग्रेस वाले, उद्धव ठाकरे, इन्होंने सबने विरोध किया था। भाई किसानों की जमीन जा रही, बहुत बड़ा रोड बन रहा है, इतने बड़े रोड की क्या जरूरत है, ये रोड से किसान थोड़ी जाने वाला है, राजनीति वाले लोग ही ये रोड से भागेंगे, उनके लिए बना रहे, बहुत सारे नैरेटिव फैलाने की कुछ। लेकिन हमने उस टाइम में उनका खुला समर्थन किया कि अगर ट्रांसपोर्टिंग अच्छा बढ़ेगा तभी हमारी विदर्भ, मेरे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का विकास हो। अब वो पूरा लगभग 800 किलोमीटर का रोड बन के तैयार है। एक खमगांव जालना रेल लाइन की 100 साल से मांग थी, 100 साल पुरानी मांग थी, पूरी नहीं हो रही थी। वो हमने उठाई, मैंने भी 15 साल लगातार उठाई, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकली फिजिबल में नहीं बैठा। अच्छा। वो मध्य रेलवे और इधर साउथ सेंट्रल रेलवे, वो दोनों को जोड़ने वाली लाइन थी, पर जिले के लोगों की लाइन थी। लेकिन वो लाइन का काम अंग्रेज के जमाने में थोड़ा चालू हुआ था, अंग्रेज के इसमें थे, बाकी के रोड नहीं होंगे, उन्होंने था। लेकिन अंग्रेज चले गए तो सब वो 1947 के बाद में सब बंद कर गया। लेकिन लोगों के दिमाग में वो था, वे अंग्रेज बना रहे थे, अब क्यों नहीं बन रहा। तो उसका भी हमने अभी लगभग फाइनल स्टेज में, अभी नीति आयोग की तरफ प्रस्ताव गया। स्टेट गवर्नमेंट उसमें 50% खर्चा कर रही, 50% सेंट्रल। वो बड़ा काम सेंट्रल के वजह से वहाँ पर हो गया। मेरे इसमें भी बहुत सारे मोबाइल कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। लगभग मैंने वहाँ पर 95 से ज़्यादा नए टावर सैंक्शन कर ली, उसमें से लगभग 40-45 अभी इंस्टॉल भी हो गए, फंक्शनिंग भी चल रहा है, हो गए, और बाकी के अभी होते रहेंगे। जो सेंट्रल से डायरेक्ट काम होते हैं वो बहुत सारे करने की हमने कोशिश की। अभी जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका भी थोड़ा पहले टारगेट, लोगों के लिस्ट बहुत बड़ी थी, घर मिलने वाले लोगों की, बेघर लोगों की या कच्चे मकान वालों की। अभी ये साल में मैंने 65,000 से ज़्यादा एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हमारा टारगेट बढ़ा के लिया। अभी उसके सभी काम लगभग चालू है। तो जो सेंट्रल से करना है वो तो निश्चित रूप से हम कर रहे हैं। फंडिंग भी आ रहा है। हमारा अभी हेल्थ डिपार्टमेंट है,
हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से भी हमने बहुत सारे अच्छे काम किए। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज नहीं था, पिछले साल हमने उसको सैंक्शन लिया, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया। एक हमारा आयुर्वेद का कॉलेज गवर्नमेंट का, वो भी सैंक्शन हो गया, वो भी अभी ये साल में लगभग शुरू हो जाएगा। और जो भी हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल है, PSC है, CSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके भी बहुत सारे अपग्रेडेशन के लिए हमने यहाँ से NHM के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको हमने निधियाँ दी। जो गांव के लेवल पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर होते हैं, वो भी लगभग बहुत सारे हमने वहाँ पर उसको भी निधि दी कि लोगों को भी हेल्थ के अच्छे फायदे वहाँ पर मिले। सेंट्रल से जितना करते हैं आता है तो वो निश्चित रूप से हम अच्छे काम वहाँ पर करने लगे। और लोगों ने भी देखो, चौथी बार जब लोग चुन के देते हैं तो लोग तो ऐसा नहीं कि किसी को भी या सिर्फ पार्टी को ही देख के वोटिंग करते, पार्टी का शेयर होता है तो कैंडिडेट जो होता है तो उसका चेहरा भी लोग देखते हैं कि इसने कैसा काम किया। तो निश्चित वो जनता का मेरे ऊपर विश्वास रहा, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने लगातार 7 चुनाव मुझे वो लोग जिताते आए। निश्चित रूप से मेरे जैसा एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से आए हुए एक सामान्य किसान के बेटे को इतनी बार चुन के देना, तो ये लोगों के निश्चित रूप से मैं बहुत तहे दिल से उनका मैं आभारी हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। अब प्रताप जी एक चीज बताइए, प्रकृति परीक्षण क्या है, जो आपका एक पेट प्रोजेक्ट है, इस विभाग से आप जुड़े हुए हैं और इस पे आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी नाम गया, ये है क्या और इसके लक्ष्य क्या है, इससे अचीव क्या हो रहा है? ये देखिए, ये जो हमारा आयुर्वेद है जी, ये हमारी प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति हमारी है। इस पर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपश्चर्या करके ये आयुर्वेद की दवाई की खोज वो लोगों ने की हुई। योगा भी हजारों साल की तपश्चर्या का फल है, जी, वही लोगों ने निकाला है। क्योंकि उस टाइम में तो कोई एलोपैथी नहीं थी, डॉक्टर लोग नहीं थे। फिर हमारा समाज स्वस्थ कैसा रहे, लोग स्वस्थ कैसे रहे, बीमारी से दुरुस्त गए, तो वो काम हमारे ऋषि मुनियों ने उस टाइम में वहाँ के जुने पुराने लोगों ने किया। लेकिन पिछले जब हमारे परकीय आक्रमण हमारे ऊपर हुए, उनका राज बहुत साल तक हमारे देश पे रहा, तो ये जो हमारी देश की धरोहर थी, इसको कहाँ तो भी दबाने का काम हुआ। इसके ऊपर थोड़ा हमारी नज़र कम रहती थी, कोई राज आश्रय उसको मिला नहीं। लेकिन मोदी जी आने के बाद में 2014 में हमारी जो ट्रेडिशनल दवाइयाँ है, इसके लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई और बहुत सारा अच्छा काम पिछले 10-11 साल में हुआ। ये जो आपने प्रकृति परीक्षण के बारे में पूछा है, देखो ये प्रकृति हमारे सब में है। 7 प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, वात, पित्त, कफ, और वात कफ, वात पित्त, तो ऐसी 7 प्रकार की होती है। और उसके आधार पर हमारे जो ऋतु है जो 2 महीने में चेंज होते हैं। 6 ऋतुआं, जी, हाँ, साल में 6 ऋतु होते हैं, तो वो 2-2 महीने में चेंज होते हैं। तो ऋतु के बदलाव का असर प्रकृति अनुरूप लोगों पे होता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। मैंने बोला कि जैसा कि हम आयुर्वेद से दूर जाने से फिर हमको मालूम नहीं था कि हमारी प्रकृति क्या है, वात प्रकृति क्या है, पित्त, मैं कौन से प्रकृति में आता हूँ। तो फिर हमने हमारे आयुष मंत्रालय ने ये सोचा कि भाई हम सब लोगों का प्रकृति परीक्षण करेंगे। प्रकृति परीक्षण करके हम उनको बता देंगे कि भाई तुम वात प्रकृति के हो, तुम पित्त प्रकृति के हो, तुम कफ प्रकृति के हो, जो भी है। और उसके हिसाब से हमने एक ऐप भी डेवलप किया। वो प्रकृति परीक्षण करके जो आदमी जिस प्रकृति का है वो हिसाब से वो ऐप उनके मोबाइल में अपलोड कर देते हैं और उसमें हर 2 महीने में मैसेज जाएगा कि आप ये प्रकृति के हो, अभी ऋतु बदल रहा है, तो ये ऋतु के ये परिणाम आपके शरीर पर हो सकते हैं, तो आप खान पान में ये बदलाव कीजिए, अपनी दिनचर्या में ये बदलाव कीजिए। ये छोटे छोटे नुस्खे जो हम जी, सहज कर सकते हैं। तो ये जो छोटी बड़ी बीमारी होती, देखो हम एकदम स्वस्थ होते हैं, दूसरे दिन एकदम हमको खांसी आ जाती है, कभी गला खराब हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है, तो ये प्रकृति पर होने वाले ऋतु के परिणाम होते हैं जो हमें हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। तो ये अगर रहेंगे तो ये छोटी बीमारियां ही नहीं होंगी, और कोई भी बड़ी बीमारी का जन्म जो होता है तो छोटी बीमारी से होता है। तो लोग स्वस्थ रहने के लिए हमने प्रकृति परीक्षण का कार्यक्रम लिया था। लोगों का भी इतना प्रतिसाद मिला, हमारे आयुर्वेद के जो भी डॉक्टर थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इतना बढ़ चढ़कर इसने काम किया कि हमने 1 करोड़ का टारगेट रखा था, 1.5 करोड़ से ज़्यादा 1 महीने में हमने करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के
दिया। और दूसरा एक फायदा उसमें होगा कि जो आयुर्वेद के बारे में गलत फहमियां थी कि भाई इनके पास रिसर्च नहीं, इनके पास डेटा नहीं, ये नहीं, डाटा नहीं, कुछ नहीं, तो अब हमारे पास बहुत बड़ा डाटा तैयार हुआ। अभी भी प्रकृति प्रश्न चालू है, बंद नहीं हुआ, वो तो 1 महीने का हमने गिनीज बुक के लिए किया था। तो अभी डाटा हमारे पास होगा तो उस पर भी अभी लोग उस पर अध्ययन करेंगे। ये क्या सर ऐप बेस्ड है या जैसे मुझे नहीं पता तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा पता करने के लिए, ये कैसे कलेक्ट कैसे करना है? नहीं, ये देखो, आयुर्वेद क्षेत्र में काम करने वाले सभी डॉक्टरों को पहले साल में नाड़ी परीक्षण सिखाया जाता है। जी जी। और नाड़ी परीक्षण से ही कुछ सवाल होते हैं, सिर्फ नाड़ी परीक्षण से प्रकृति नहीं, तो कुछ सवाल होते हैं, कॉमन सवाल होते हैं 15-20 कि जैसे आपके बालों का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, आपकी जीभ है, आपका पित्त कैसा है, खाना कैसा है, पचन होता है, ऐसे कुछ अपने शरीर के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारे से जवाब ले जाते हैं और उससे वो बराबर बोलते थे डॉक्टर कि आप ये प्रकृति में आते हैं। और वो ऐप मोबाइल में डाउनलोड कर दिया तो उसमें ऑटोमेटिक हर 2-2 महीने में ऋतु के बदलाव के साथ में मैसेज आ जाते हैं। अभी आपने आयुर्वेद को लेकर के भ्रांतियों पे बोला, ये बहुत चलता है कि आयुर्वेद हम जब सुनते हैं तो हमारे मन में आता है कि वो कोई जड़ी बूटी कूट रहा होगा इस तरह से, और इसमें साइंस को, मॉडर्न साइंस को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। लेकिन मैं 2 साल पहले ऋषिकेश गया था, पतंजलि के, उनके पास जो लैब है पूरे भारत में उस स्तर की लैब नहीं है जिस स्तर की वर्ल्ड स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है। ये भी हमने देखा कि वो पूरी प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं, जितने तरह के प्लांट हैं, जिन जिन भाषाओं में उसका नाम होता है, प्लस लैब में मॉलिक्यूलर लेवल पे उस तरह के रिसर्च भी चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कि विभिन्न पद्धतियां हैं आपके यहाँ, आयुष में आधा से अधिक बजट जो है वो आयुर्वेद को लेकर के जाता है। अब सरकार और कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या इसमें कितना पैसा डाल रही है और उससे क्या हमें वापस मिल रहा है, कितना अपडेट है, मतलब कुछ थोड़ा सा ये बताइए। अभी ये देखिए, आपने पतंजलि का देखो, निश्चित पतंजलि का आयुर्वेद योगा में बहुत बड़ा योगदान निश्चित रूप से रहा है। और ये देखो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार ये कहते थे कि भाई हमारा आयुर्वेद भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। देखो, हमारे इसमें पहले भी जो बीमारी जो थे तो वो लोग देखो नाड़ी परीक्षण से बीमारी पहचान लेते, लेकिन अभी इतनी क्रिटिकल बीमारियां आने लगी है तो सिर्फ नाड़ी से भी उसका तुरंत ये नहीं हो सकता है जल्दी, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड लैब अच्छी बन रहे हैं। अब हमारे सभी बड़े इंस्टीट्यूट, आप कभी आया में गए होंगे, यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सविता विहार में है, ऐसा हमारा जयपुर में एनआई है। अभी कल मैं एक कार्यक्रम करके आया जामनगर में, वहाँ पर WHO के साथ में हमने आयुर्वेद का संशोधन चालू है। WHO के साथ में पूरे वर्ल्ड में एकमेव संस्था है, जामनगर में उनका ऑफिस है, WHO के साथ जुड़ा है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद को दुनिया में WHO एक नाम है, अगर उनका कोई मोहर लग जाती है WHO की तो उसको पूरी दुनिया मानने लगती है। जो तुमने बोला कि आयुर्वेद के ऊपर पहले ऐसे ही लोगों की, जो भी मॉडर्न लोग थे या मॉडर्न एलोपैथी उपचार करने वाले लोग थे, वो थोड़ा आयुर्वेद को नाम रखते थे कि भाई ये जड़ी बूटी है। देखो, जितने भी एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाई है तो उनका रॉ मटेरियल जड़ी बूटी या फल पौधे या पेड़, ये प्लांट बेसी है बहुत सारे, और आयुर्वेद भी प्लांट बेसी है। तो ऐसा नहीं है कि उनका और हमारा कोई अलग है। देखो, दवा बनाने का तरीका अलग होगा, वो थोड़े मॉडर्न है, उनके पास में थोड़े ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे या मैनुअल होगा, लेकिन आयुर्वेद में भी है। और आयुर्वेद में भी बहुत रिसर्च सेंटर अच्छे हैं, जैसे तुमने पतंजलि के पास है, ऐसी बहुत सारी हमारे पास संस्था है। श्री श्री रविशंकर जी के पास भी बड़ा है, हमारे खुद के भी। आप अगर जाके आया को विजिट करेंगे, जयपुर का एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर वाला है, हमारा इटरा है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च जो हमारा जामनगर में है, बहुत सारी जगह पे है। अभी तुमने देखा होगा कि सभी एम्स में अभी आयुष के विभाग खोले गए। जी जी जी। बहुत सारे हमने PSC CSC तक आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सभी के डॉक्टर वहाँ पर हम वहाँ पे अभी रखना शुरू कर दिए कि भाई लोगों को सभी तरह के इलाज वहाँ होना चाहिए। अभी तुम दिल्ली एम्स में जाके देखोगे, वहाँ तो योगा ऑपरेशन होने के बाद में, ये क्या है, ये इतना फर्क ज़्यादा है एलोपैथी में और आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा जो हमारा आयुर्वेदा योगा है, ये प्रिवेंटिव है,
कोई बीमारी ना हो, इसीलिए योगा किया जाता है, आयुर्वेदिक उपचार किए जाते हैं। निश्चित न होने के लिए नहीं, लेकिन कोई बीमारी होने के बाद में उसको दुरुस्त करने के लिए ही योगा और आयुर्वेदा है। ये एलोपैथी में नहीं। एलोपैथी कोई भी बीमारी हो उसको दुरुस्त करेंगे, उसके लिए दवा एलोपैथी में। कोई बीमारी ना हो इसके लिए एलोपैथी में दवाई जल्दी नहीं मिलेगी। तो ये फर्क है दोनों में, आयुर्वेदा और एलोपैथी। हाँ, और नहीं मतलब लोग ये भी कर देते हैं, दोनों को लड़वाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उसकी अपनी अहमियत है। इनकी आयुर्वेद वही MRI मशीन है, CT स्कैन है, ये सब आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए भी हेल्पफुल है। वो यंत्र है जिसका प्रयोग जो है जो डॉक्टर जैसे करना चाहे। ये जो है कि बीमारी का डायग्नोसिस करने के लिए फास्ट हो जाए। जी जी जी। हाँ। अगर हम CT स्कैन निकालेंगे, MRI रहेगा, एक्सरे मशीन रहेगी, तो ये हम डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा। तो ज्यादा उपचार तो आयुर्वेद से ही होंगे। जी जी जी। सर, आयुष मंत्रालय में और क्या नवाचार क्या हो रहा है, नया नया और क्या आ रहा है? ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री बार बार हमारे हर बैठक में ये कहते हैं कि भाई तुम नवाचार करो, नया कुछ तुम करो। रूटीन है वो तो चलता आया, चलता रहेगा। इसीलिए हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, कि जो खुद भी प्रमोट करते रहते, उनकी मन की बात में भी उन्होंने मोरिंगा के बारे में बताया था। तो मोरिंगा और आयुष के लिए लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हमने अभी आयुष आहार प्रमोट किया, जो कि योगा डे के दिन ही अपने दिल्ली के 70 स्थानों पर हमने उसको लॉन्च किया। उसके डेपले थे, उसकी सभी तरह की चीजें थी, और उसको हम अभी और प्रमोट कर रहे हैं कि मिलिट्री के लोगों तक उसमें सत्व ज्यादा होते हैं, उसमें पौष्टिकता ज्यादा होती है, स्टेमिना ज्यादा होता है आयुष आहार में। तो मिलिट्री के लोगों से भी डिमांड आ रही है। अभी तो हमारी ये सोच है कि हम प्लेन में भी, जैसी चॉइस होती है कि वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन, तो हमने ये भी सोच रहे कि एक आयुष आहार भी रखो। चाहे किसी को खाना है तो चॉइस पे वो भी ले लेंगे, तो उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, हम आयुष में ये कर रहे हैं कि देखो, हम आदमियों के ऊपर तो पुराने इसमें कर, लेकिन ये भी हमने ये भी देखा कि हमारे जो एनिमल है, चाहे हाथी हो, गाय हो, भैंस हो, सभी हो, कि इस पर भी पहले जमाने में आयुर्वेदिक उपचार होती थी। उस टाइम में भी तो उनमें भी बीमारियां होती थी जैसे आदमी में। तो ऐसे एनिमल कॉलेज हम खोल सकते कि एनिमल को दुरुस्त करने वाले डॉक्टर, जिसके वेटरनरी जो है, तो आयुर्वेदिक वेटरनरी कॉलेज, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। दूसरा जो है कि अभी तक हमारे इसमें एक ही कॉलेज है हमारा, वो भी हमारे गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट में चलता है, इटरा में, वो है फार्मा कॉलेज, डीफार्म बीफार्म जैसा बोलते हैं। तो आयुर्वेदिक का, क्योंकि अभी आयुर्वेदिक की इंडस्ट्री, उनको भी टेक्निकल लोग लगते हैं, तो उसके लिए भी हम अभी देख रहे हैं कि भाई वो भी कॉलेज निकलना चाहिए। तो ये आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए नवाचार, एनिमल के लिए भी हम उसको लाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे एनिमलों के ऊपर भी आयुर्वेदिक उपचार से वो ठीक होते हैं, और उनको उनमें रिजल्ट भी जल्दी मिलते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के। तो वो भी सोच से हम हमारा काम चालू है। तो बहुत नवाचार जो प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी हमको कहते, तो ऐसा नवा नवा लाने की हमारी निश्चित रूप से आयुर्वेद में भी कोशिश जारी है और कर रहे हैं हम। अब जो आप अभी CHC की बात कर रहे थे, PHC की बात कर रहे थे, उसी तरह से हर जन को कम दाम में औषधियां उपलब्ध हो, इसके लिए जन औषधि केंद्र जो है। लेकिन उसमें हमने देखा है कि मोस्टली उसमें वही इंग्लिश मेडिसिन ही मिलती है। उसमें आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए क्या कुछ कार्य चल रहा है? निश्चित उसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं कि जन औषधि केंद्र है, वैसे आयुष औषधि केंद्र भी होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय भी बहुत सारे खुल रहे हैं, बहुत सारे खुल चुके हैं, बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाई इजीली लोगों को नहीं मिल सकती। ये जो मॉडर्न मेडिकल स्टोर है उसमें कुछ दवाइयाँ होती है, लेकिन वो काउंटर सेल वाली होती है। हाँ। ज्यादातर सभी, अभी हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत सारी ब्रांडेड दवाई है, बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चर है, उनका भी अच्छा नाम है, उनकी भी अच्छी दवाओं की जो वजूद है बहुत अच्छा है, उनके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे प्रयास चल रहे हैं कि हमारी आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, सभी की दवाई इजीली लोगों तो कैसे पहुंचा रही है, इसके लिए हम भी
कभी आयुष औषधि केंद्र हम खोल सकते हैं क्या, या जन औषधि केंद्र में ही वही दवाई हम रख सकते हैं क्या। तो इसके लिए हमारे प्रयास चालू है। अच्छा, और निश्चित रूप से हम करेंगे उसको। अब उसका योग पे आते हैं। 21 जून को योग दिवस जो है मनाया जाता है और हर वर्ष हम देखते हैं कि उसे सरकार एक अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे ले जाना चाहती है। सियाचिन से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के कच्छ तक, और सेलिब्रिटीज़ को भी जोड़ा जाता है। अभी फिर से तेलंगाना में संभवतः एक साथ जो है लाखों लोगों को वहाँ पे मतलब योगासन करवाया गया। इससे विजिबिलिटी तो बहुत मिलती है, लेकिन फिर लोग पूछते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों कर रहे हैं इतना, मतलब रिकॉर्ड बनाने से क्या होता है। आप इस बार उसके आयोजक भी रहे, तो आपका अनुभव कैसा रहा और क्यों क्यों किए जाते हैं इस तरह के आयोजन? ये देखिए, अभी आपने कहा कि वह लोग ऐसा बोलते हैं कि योग की क्या जरूरत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि योग एक प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो इसीलिए योगा किया जाता है। और जो लोग योगा करते हैं वो लोगों के अनुभव पूछो कि तुमको इससे क्या फायदा मिल रहा है। जी, जी। और जब कोई बीमारी होती है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी योगा है। और वैसे हमने पैकेज भी निकाले कि हार्ट पेशेंट होगा तो कौन से आसन करना चाहिए, मेंटली डिफेक्टेड होगा उसने कौन से करना चाहिए, हमारी गर्भवती माता है उन्होंने कौन से योग करना चाहिए, बुजुर्गों ने कौन सा करना चाहिए। इतना ही है, जो तुम्हारे जैसे लोग 8-8 घंटे ऑफिस में बैठ के काम करते हैं तो उनके लिए भी हमने एक पैकेज निकाला है जी। उसका नाम है वाई ब्रेक। अच्छा। 5 मिनट हाँ। जो बीच में वाई ब्रेक नाम उसको दिया है कि ब्रेक जो होता है तुम्हारा लंच ब्रेक जो होता है 1 से 2 बजे या आधे घंटे का, 5 मिनट में आपके कुर्सी पे बैठ के भी कौन से आसन करने से तुम्हारे पहले 3 घंटे 4 घंटे की थकान 5 मिनट में दूर होती है। और बहुत सारे ऑफिस में लोग आप करने लगे वाई ब्रेक, यूट्यूब पे भी उसके सभी दिए हुए। तो योग सबके लिए। और ये योगों को जो है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी, योग ये हमारा देश का है, हमारे भारत का है, हमारे ऋषि मुनियों की देनी। और ये योग जो है तो यो हमारे बीमारियों को ठीक करने से दूर रखने के लिए तो है, लेकिन हमारे आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है। जी, जी। हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है योग। इसकी शुरुआत ओम से होती है। बहुत सारे श्लोक हमारे संस्कृत श्लोक उसमें आते हैं। बहुत सारी हमारी प्रार्थनाएं उसमें योग के साथ में आती है। तो ये पूरे दुनिया में जाए, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा योग, यह हमारे प्रधानमंत्री को बहुत दूर की सोच थी। तो उन्होंने 2014 में ही जब यूनो में ये बात रखी और लोगों को समझा दिया कि योग क्या है, तब कुछ मुस्लिम राष्ट्र भी उसमें थे, तो 170 सभी के लोगों ने एक साथ उसका समर्थन किया। और योग दिन होना चाहिए 21 जून। जी। अभी 21 जून का भी एक महत्व है कि वो पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है। जी। वो उसकी रात छोटी होती है, दिन बड़ा होता है करके एक महत्व का दिन योगा के लिए चुना गया। और आज 180 से ज्यादा देशों में योगा लोग करते। और जो भी लोग योगा कर रहे हैं वो लोगों के जो अनुभव है या लोगों को फायदे मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इसे लोग हर रोज योगा से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री की सोच थी कि भाई हमारा देश स्वस्थ रहे, हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहे। जब हमारा देश का नागरिक स्वस्थ रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और 2047 तक हम विकसित बन सकेंगे। तो उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य की एक आपके मंत्रालय ने ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत की। WHO ने भी इसका काफ़ी इसकी तारीफ की। तो इसका क्या असर हुआ और ये किस स्तर तक की सफलता इसमें मिली, ये है क्या? ये देखिए, ये डिजिटल लाइब्रेरी ऐसी है कि हमारे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, ये बहुत सारे पेड़ जला हम मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। तो वो हमारी भाषा अलग है। जी, जी। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम दिए गए। तो हम उसका कोडिंग कर रहे हैं कि ये पेड़ है, इसका कोड नंबर ये है। चाहे इसका नाम तुम अलग बोलेंगे मैं अलग, लेकिन कोड देखेंगे तो बराबर पता चल वो उसका भी एक हमारा काम चल रहा है। जो हमारे लाइब्रेरी है तो हमारे जो ग्रंथ है, जो ग्रंथ में कौन से बीमारी के लिए कौन सी दवाई, कौन से पेड़ से क्या मिलता है, कैसा होना चाहिए, ये जो आयुर्वेद का नॉलेज है
तो ये ई लाइब्रेरी के माध्यम से पहले कैसे थे कि ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने उनकी मूडी लिपि जो पांडुलिपि जो भी होंगी उसी में वो लिखे हुए मिलते हैं। वो सभी को तो आजकल पढ़ते नहीं आती। ये लाइब्रेरी से वो कंप्यूटराइज करने से अभी वो अलग अलग भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर मैं मराठी में पढ़ना चाहूँगा तो मुझे मराठी में मिलेंगी, आप हिंदी में चाहेंगे तो हिंदी में, कोई तमिल में, कोई जो भी भाषा में जो चाहता है। तो ये ई लाइब्रेरी का जो अभी कंसेप्ट जो है तो बहुत सक्सेस हो रहा है और बहुत अच्छा काम उसमें हुआ है और अब बहुत सारा काम उस पर हम कर रहे हैं। एक और चीज़ है एआई को लेकर के, और एआई का उपयोग हम मेडिसिन में अभी देख रहे हैं कि इस तरह से अगर उसे अच्छे से इंटीग्रेट किया जाए तो बहुत सारी बीमारियां जो मशीन भी नहीं पकड़ पाती हैं वो हमारे बिहेवियर से या ब्लड रिपोर्ट को लेकर के वो बता देता है कि आपको आगे क्या हो सकता है। तो उसको क्या आप ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम्स में, आयुर्वेद में, उसके हॉस्पिटल में, रिसर्च में उसको कुछ इंक्लूड करने का सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल ये हमारा विचार हो गया है। हम निश्चित रूप से एआई को भी हमारे आयुर्वेद, हमारे आयुष के सभी ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट के साथ में हम उनको जोड़ रहे हैं। देखो अभी समय बदलता जा रहा है जी, लोगों को अभी इंस्टेंट चाहिए और आगे क्या क्या होने वाला है इसके बारे में भी अगर पता रहा तो हम उसको प्रिवेंटिव में बहुत सारा अच्छा काम पहले ही हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो एआई के फायदे तो इसमें आयुर्वेदा में भी हम लेंगे, उससे लोगों को भी फायदा होगा और बहुत सारे बीमारियां पहचानने में या उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे क्या हो सकता है, ये एआई के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा काम एआई जोड़ने से होगा। तो हमारे आयुर्वेद में भी एआई के इस पर काम हमारा शुरू हो चुका है अभी और उसको हम अच्छी तरह से बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे मेडिकल टूरिज्म का, हमने पिछले कुछ दिनों में मतलब सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कोई विदेशी महिला आई, उसका मतलब उसे डेट भी नहीं मिल रहा था यूएस में, और वो भारत में आती है, उसके फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे उसको डेट भी मिल जाता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, रिकवरी भी मिल रहा है। आयुष का इसमें कंपोनेंट जो है उसका मार्केट कैपिटल वो बोला जाता है मार्केट कैप लगभग $43 बिलियन का, 43 बिलियन डॉलर। लेकिन इसमें और भी मुझे लगता है कि और भी संभावना है, यदि हम जैसे एक सेंटर केरल हो गया, एक हरिद्वार हो गया, इस तरह से क्या देश में और भी सेंटर्स क्रिएट किए जा सकते हैं या इंटीग्रेशन उनका हो सकता है? नहीं, ये बात सही है कि देखो बाहर के जो लोग हैं, पाश्चात्य लोग जो है बाहर के जो, तो वो लोग आयुर्वेद को अपनाने लगे क्योंकि उनको इतना पूरा विश्वास तो आ गया है कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है तो वो थोड़ी समय थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट बहुत सारी बीमारियों पे आयुर्वेद में या आयुष के माध्यम से हो सकती है। और जब हमने देखा कि इसके माध्यम से हम लोगों को हमारे इंडिया में ला सकते या लोग आ सकते, तो उसमें हमने आयुष वीज़ा हमने शुरू कर दिया, जिससे हर साल हजारों लोग आयुष वीज़ा के माध्यम से हमारे भारत में आके आयुर्वेदिक या जो भी हमारे आयुष के उपचार है वो लोग वेलनेस सेंटर जाके करते हैं। जैसा केरल का नाम लिया, पतंजलि है, ऐसे बहुत सारे हैं जी, वहाँ पर वेलनेस सेंटर में लोग जाते हैं। और इसमें अभी ये भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी हमने वो भी काम हमने शुरू किया कि भाई कितने लोग आते हैं हमारे आयुष के माध्यम से उपचार लेने के लिए। आयुष वीजा से तो आते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट है कि वो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं और यहाँ आके आयुर्वेदिक उपचार करके जाते, उनका रिकॉर्ड नहीं होता जी। तो हमने सभी ऐसे वेलनेस सेंटर या आयुर्वेदिक होम्योपैथी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है तो वो लोगों हमने वो इसका रिकॉर्ड रखना शुरू करो और साल में एक बार हमारे मंत्रालय से उसको तुम साझा करो जी। हमको पता लगेगा कि कैसे कितने लोग आते। और ये जो बोला कि हमको आयुर्वेद को या उसको हमको बाकी दुनिया में बढ़ाना है, तो देखो वो लोग बहुत क्या होते हैं कि जरा बारकाई से देखते हैं कि भाई कोई दवा हमने वहाँ दे दी तो फिर इसका एविडेंस क्या है, रिसर्च पेपर कितने निकले, तो वो आयुर्वेद में थोड़े कम है जी। क्यों कम है? तो ये आयुर्वेद जो है हमारा ये वैद्य पद्धति से नीचे आया हुआ है। दादाजी ने पिताजी को, पिताजी ने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, तो ऐसा चलते हैं। तो उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। दवाई के नुस्खे है, कौन सी बीमारी पे कैसी दवा, कौन से पेड़ से कौन से झाड़ पत्ते लाना है, कौन से फल है या कौन से मूल लाना है, रूट लाना है, तो वो उनके पास नॉलेज है लेकिन उनके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ नहीं होने से उन्होंने कोई एविडेंस तैयार करके नहीं रखा।
और दूसरी जो है तो आयुर्वेद पद्धति हमारे ऋषि मुनियों से आने की वजह से वो गुरु शिष्य की भी परंपरा है जी जी। कि गुरु ने शिष्य को दी, फिर वो शिष्य बताता है कि मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी गुरु ने मुझे दी है, मेरी प्रॉपर्टी है। वैद्य घराने के भी कुछ लोग ऐसे होते कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, बाप दादा से हमारे आ रही है, हम दूसरे को क्यों बांटते बैठे इसको। तो इससे भी इस पर थोड़ा असर पिछले कुछ समय में हुआ था। तो अभी हम वो भी लोगों से मिल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास में अच्छे नुस्खे हैं तो तुम हमारे पास दो, हम अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ के उस पर मेडिकल ट्रायल करेंगे, उस पर CCRA से जाके हम उसको रिसर्च करेंगे, कुछ ICMR से उसके रिजल्ट लेंगे, और जो तुम थोड़े लोगों में उपचार करते हो तो हम उसका फायदा पूरी दुनिया को देने के लिए करेंगे। तो उस पर भी हमारा काम चालू है। एक प्रश्न सर है ग्रामीण स्वास्थ्य को लेकर के, दो कारणों से ये पिछड़ता है या वहाँ पे हम लास्ट माइल तक जो है हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। एक तो है कि PHC का भवन तो बना हुआ है, अब उसमें हो सकता है डॉक्टर कभी नहीं पहुँचता है, डॉक्टर है तो उसका टूल्स नहीं है उस तरह के कि वो इजीली उसको डायग्नोज कर सके या प्रिवेंट भी कर पाए। और दूसरा यह भी है कि ग्रामीण लोगों में जैसे संक्रमण है जल के कारण, वायु के कारण, ओपन डिफिकेशन लंबे समय तक काफ़ी बीमारियों की जड़ रहा करता था। तो इसको लेकर के क्या कर रहा है मंत्रालय कि और जगहों तक जितने PHC हैं CHC हैं ढंग के डॉक्टर हों, उनके पास सारे टूल्स हों, ये सब हो, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? ये देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि सेंट्रल का जो काम है कि स्टेट को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट करना, और वो हम पूरा कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में देखो, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि हमारे देश में अभी सबसे आखिरी का आदमी, उसको भी पूरा जीवन जिंदगी जीने का हक है, और ऐसा कोई आदमी हमारे देश में ना हो कि उसको कोई बीमारी के लिए उपचार नहीं मिले, इसलिए उसको जल्दी अपनी जीवन यात्रा समाप्त करने की टाइम उसके ऊपर आ गया, ऐसा ना हो। उसके लिए बहुत सारे सेंट्रल की योजनाएं, आयुष्मान भारत हमारी योजना है, 5 लाख तक करके इलाज उसमें मुफ्त है। बहुत सारे राज्यों ने अपनी अपनी योजनाएं चला के रखी है। गांव के आखिरी आदमी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक गांव-गांव तक बनाने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम हो रहा है। हम 15 कमीशन के माध्यम से और जो हमारी प्रधानमंत्री के नाम से भी एक योजना चलती है PM अभीम, उसके माध्यम से भी बड़े बड़े सभी हॉस्पिटल को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए का निधि हम यहाँ से देते, इंस्ट्रूमेंट के लिए देते, उनके जो डायग्नोसिस के टेस्ट होते कि वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेके डिस्ट्रिक्ट तक कितने कितने होना चाहिए, ये सभी है। सभी जो अभी TB निर्मूलन का कार्यक्रम चालू है, एनीमिया का प्रोग्राम हमारा चालू है, सभी बीमारी के ऊपर सेंट्रल उसको मदद करता है। ये जो NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारा एक है और एक NAM, ये दोनों के माध्यम से हम पूरे राज्यों को उनकी जो भी डिमांड आती है वो हिसाब से पैसा देते। वो जो शेयरिंग होता है उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट, और जो उत्तरी पूर्व हमारे जो राज्य है उनको 90% सेंट्रल गवर्नमेंट, 10% सिर्फ उनको उसमें खर्चा करना पड़ता है। तो ये सभी सुविधा बढ़ रही है। आप लोगों ने जो बोला कि कहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्शन बन चुका है, PHC बनी है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना है, पर वहाँ पर स्टाफ की कमी, तो ये जो काम है तो ये स्टेट का काम है, ये सभी चलाना उनका काम है। हम फाइनेंशियल टेक्निकल देती, और ये पद भरने के लिए भी NHM और NAM के माध्यम से 60% तक का पैसा हम देते, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, उसमें CHO हो, ऐसे बहुत सारे पद है कि उसमें हम यहाँ से भी फंडिंग करते। लेकिन सब उनके ऊपर रख रखाव और देखरेख करने का जो काम है वो स्टेट का है, और उन स्टेट के साथ में भी बार बार हमारी बैठक होती है कि भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या सपोर्ट चाहिए। लेकिन लोगों को अच्छी, आखिरी का भी जो भी हमारा गरीब आदमी है उनका तो भी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और अच्छी वो लोगों को मिलना चाहिए। प्रताप जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।